हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। पूजा की शादी को अभी 3 दिन हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। रंजीत ने पहले ही दिन पूजा को बता दिया था कि वह कंचन नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। पूजा की शादी को अभी 3 दिन हुए थे, लेकिन रंजीत ने पूजा को पहले ही रात को चिल्लाकर कहा था, तुम मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कंचन से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से करता रहूँगा। पूजा अपने मन में कितने सपने संजोकर अपने मायके से लाई थी। वह सुहाग सेज पर बैठकर अपने पति रंजीत का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। वह आने वाले सुखद दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। जैसे ही रंजीत को कमरे में आता देखा, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने जल्दी से अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया। उसने सोचा था कि रंजीत उसके सामने बैठकर घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, लेकिन रंजीत ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस न लगा रखना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बेहद चाहता हूँ। मेरे जीवन और मन में उसके अलावा कोई और नहीं हो सकती। अगर तुम चाहो तो अपने मायके वापस जा सकती हो। मैं तुम्हें हर महीने खर्चा देता रहूंगा। रंजीत ने अपने मन की बात पूजा को बिना झिझके कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन संगनी बना कर लाया हूँ, मेरे उसके लिए कुछ कर्तव्य भी हैं। रंजीत के इस व्यवहार से पूजा के सारे सपने एक ही पल में धराशायी हो गए। खर्चे देने की बात सुनकर पूजा को समझ आ गया कि रंजीत शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसने अपना घूंघट उठाया और रंजीत से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे। रंजीत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है कि अब तुम पूछोगी, जब ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। मेरा तो जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने यह शादी अपने माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब बातों के कारण मेरी कंचन से शादी नहीं हुई। माता पिता ने मर जाने की धमकी दी, तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। उनको क्या लगता है इस तरह तुमसे शादी करवा के वो जीत गए हैं। तुम्हारी ओर देखते ही मोहित हो जाऊंगा और मैं कंचन को भूल जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। यह गलतफहमी है उनकी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी तुम। उन्हें क्या लगता है शादी कराकर कंचन से मुझे दूर कर दिया। मुझे कंचन से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। रंजीत के ऊपर जैसे कंचन के प्यार का भूत सवार था। पूजा ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं। मेरे माता पिता सच्चाई जानकर मर जाएंगे। रंजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। करवट लेकर आंखें बंद करके लेट गया, सिर्फ पूजा को यह जताने के लिए कि उसको तुम्हारे होने या ना होने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी थी, जहां शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं छूटता। पूजा नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आजाद हो सकती थी, लेकिन वह गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वह रंजीत के हर बात का ख्याल रखेगी। वह जैसा चाहेगा उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी और इसी तरह दिन गुजरने लगे। पर रंजीत ने पूजा की तरफ
कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था। कई बार पूजा रंजीत से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। रंजीत की बेरुखी से वह दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्यार कम नहीं हुआ। रंजीत जितना बेरुखी से बात करता था, पूजा का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। रंजीत के ख्यालों में खोई खोई सी रहती। रंजीत के बिना पूजा के दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी। पहले 1-2 महीने इसी तरह से निकल गए, लेकिन पूजा को विश्वास था कि वह रंजीत को एक न एक दिन पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल अच्छे से रखती थी। कई बार रंजीत की माँ पूजा को उदास देखकर पूछ भी लेती कि रंजीत का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है ना। पूजा आंखें झुका लेती, सिर्फ सिर हाँ में हिलाकर जवाब देती। सासू माँ को संदेश हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह उनकी शादी को 8 महीने और बीत गए। रंजीत तो अपने प्यार कंचन के पास था, इसलिए उसे कभी किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन पूजा अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल था। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। पूजा का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। पूजा कई दिनों तक यह बात अपने मन में दबा के रखी रही। उसने कभी किसी को अपने रिश्ते में शंका नहीं होने दी कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है। रंजीत का आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह अब परेशान हो गई थी। उसे लगा कि सास ससुर से इस बारे में बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में तो नहीं है। हो सकता है लड़की ठीक न हो, कहीं ब्लैकमेल न कर रही हो। यही सोचकर एक दिन पूजा ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, सासू माँ ने प्यार से कहा। पूजा आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 8 महीने हो गए हैं, लेकिन यह मुझसे बात तक नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे रंजीत के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। नहीं बहू, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी कंचन नाम की लड़की से प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करा दी। पूजा की सास के पास अब कोई उत्तर न था, लेकिन पूजा का सब्र का बांध टूट चुका था। वह अपनी सास से बोली, जब वह किसी और के साथ प्रेम करते थे तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी पत्नी न बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ हैं, लेकिन मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया है। बताइए, आपने मुझे किस बात की सजा दी? यह सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप ही बताइए। पूजा अपने आंसू रोक न सकी। उनकी बातें सुनकर ससुर जी कमरे में आ गए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, बेटी, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उससे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। न जाने क्या जादू कर दिया है उसने। लेकिन बेटी, थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसलिए तो उससे शादी नहीं करवाया। पर मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। पूजा ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। मुझे भी एहसास होता है कि वह इनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, पर आप ही बताइए, मैं एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के साथ बांटती रहूंगी? कभी कभी तो दिल करता है कि अपने माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। मुझसे अब और नहीं सहा जाता।
सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जहाँ 8 महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे, उसे आने दो आज। लेकिन रात को रंजीत घर नहीं आया। अगले दिन पूजा बाजार जा रही थी तो पूजा ने देखा कि रंजीत एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक पतली सी गली में एक छोटे से घर में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। पूजा बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाजे खटखटाने जा रही थी पर रुक गई। दोनों की खुसर फुसर और हंसी सुन वह बेचैन हो रही थी। बार बार हाथ दरवाजे तक जाता पर खटखटाने से पहले ही रुक जाता। वह सोच रही थी कि वह दरवाजा खटखटाए या नहीं, या दोनों का बाहर आने का इंतजार करे। पूजा अपने मन में उठते वेग को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था उसके पति के संबंध किसी और के साथ हैं, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे के साथ देखने पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि कंचन बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नयन नक्श वाली सांवले रंग की युवती थी। आज कंचन को अपने पति के साथ देखकर वह अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है जो अपने पति को पा न सकी। अब मन की प्रताड़ना उससे झेली नहीं जा रही थी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज उसके मन को ऐसे घाव लगा रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभ गए हों। काफी देर पूजा घर के बाहर खड़ी होकर उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वह कंचन से अपने पति को वापस मांग कर रहेगी। साफ साफ उसे अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों हंसते हंसते एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बाहर आ गए। रंजीत पूजा को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा ने उसकी तरफ देखा। ओह, तो तुम मुझे पहचानते हो? रंजीत ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो, क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? कैसी बात कर रही हो? पूजा भी थोड़ी ऊंची आवाज करके बोली, बीवी? बीवी को एक नजर उठाकर भी नहीं देखा क्या? आपने मुझे अपने जीवन में बीवी का स्थान दिया। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? रंजीत उसकी बात काटते हुए बोला, मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रंजीत ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकती है। फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों? पूजा अपने आंसुओं को रोक न सकी और बोली, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया, उसका इतना अपमान किया, और वह उसके सामने किसी और के साथ था, और आज वह भी शर्मिंदा नहीं है, बल्कि मेरी तकलीफ उसे ड्रामा लग रही है। रंजीत बोला, मैंने पहले ही दिन तुम्हें हमारे बारे में बता दिया था और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कैसा कपट? पूजा बोली, अपनी ब्याहता को ना छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार न पा सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं है मेरे लिए। मेरा पति मेरा नहीं है और वह पत्नी का हक किसी और को दे रहा है। आज पूजा सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज किसी और के साथ अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। आज वह अपना हक पा लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया था। लोग इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन पूजा को किसी का कोई डर नहीं था। मैं रंजीत को कंधे से पकड़ जोर जोर से झकझोरने लगी। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा। तुम्हें मेरा बनना होगा।
नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पूजा ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा, लेकिन रंजीत ने पूजा की कोई परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन हो वह करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। पूजा ने कंचन से कहा, एक औरत होकर तुम दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और पूजा रोने लगी। रोते रोते कंचन से बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूँ मैं। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? कंचन के चेहरे पर जीत की खुशी थी। पूजा को तड़पते देखकर वह बहुत खुश थी। उसे पूजा पर बिल्कुल दया नहीं आई और वह हंसकर बोली, क्या तुम अपने सुहाग की चूड़ियां मुझे दोगी? क्योंकि जब तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम यह चूड़ियां पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ ये सुहाग की चूड़ियां भी मुझे दे दो। पूजा के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। वह निढाल से होकर धरती पर जा बैठी और कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियां उतार कर रख दी। रंजीत ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? यह सब क्या है? उसने कहा, यह सुहाग की चूड़ियां पति के जिंदा होने की निशानी होती है। मेरे लिए ये चूड़ियां सुहाग का शव है और मैं सुहागन विधवा हूँ। पूजा की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई, लेकिन पत्थर दिल कंचन ने बड़ी से बेशर्मी से वह चूड़ियां उठाई और कहा, यह तुम्हारे लिए शव है, मेरे लिए जीवन है। इन सुहाग की चूड़ियों में मैं जान डाल दूंगी। और रंजीत का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। पूजा वहीं बैठी अपने सूने हाथों को देख रही थी। यह प्रताड़ना शरीर में लगे किसी घाव से बहुत अधिक थी। कंचन की यह हरकत रंजीत को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? पूजा का पर निस्वार्थ है, वह गलत नहीं है, लेकिन कंचन और मैं पूजा के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार रंजीत को महसूस हुआ कि पूजा कंचन से बेहतर इंसान है। आज पहली बार रंजीत ने पूजा के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया और अपनी करनी पर दुखी था। रात को रंजीत घर आता है और पूजा मुस्कुराकर दरवाजा खोलती है। रंजीत हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठ विदा हुई तो वह घर पर आया हो गया। तुम्हें घर में डोली में बैठा कर आई, लेकिन आसपास अफसोस यह कि घर मेरा नहीं है। 7 लड़कियों के घर ही नहीं होते, मायके में रहती हैं पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी अपने हाथों से पाई लड़की को अजनबियों के हाथ यह सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है, पर ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों ही घर पर आए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। यह सुनकर रंजीत चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह पूजा के बारे में सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। पूजा सही तो कह रही है, जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया हो गया। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई और उसे मैं वह भी न दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मानकर पूजा से शादी करके उसका जीवन नष्ट कर दिया। पूजा ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया और मैं ना अच्छा बेटा और ना अच्छा पति बन सका। इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन कंचन का व्यवहार पूजा के प्रति अच्छा नहीं था। पूजा में कितनी करुणा थी, अपने रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन कंचन का व्यवहार कितना खराब था। वह असमंजस में था, वह क्या करे। उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी।
उसकी आंखों के सामने पूजा का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कंचन के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और कंचन ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियां उठा लीं, जबकि उसे पूजा को चूड़ियां वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों पूजा का दुख नहीं समझ पाया। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन पूजा आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। उसमें कोई भी तो कमी नहीं है। कितनी खूबसूरत, सहनशील और मेरे माता पिता का ध्यान रखने वाली है। मुझ जैसे इंसान से भी रिश्ता निभाने को तैयार है। पूजा की जगह अगर कंचन होती तो क्या वह सहन कर लेती? शायद कभी नहीं। कंचन और पूजा दोनों आज की आधुनिक महिला हैं, लेकिन एक रिश्ते की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था। अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ, पूजा से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। रंजीत रात भर पूजा के बारे में सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा और अपने कमरे से बाहर आया तो पूजा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, पूजा कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात को तुम्हारी बात सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे पूजा के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वही जिसके पति ने पहली रात को ही उसे ठुकरा दिया, उसके बावजूद वो अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद है। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़कर कांच को अहमियत दे रहा है। माँ, अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया है कि उसके पिता को वह सारी धनराशि दे दूंगा जो उन्होंने पूजा की रात शादी में खर्च की थी। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। हमारी जिद ने पूजा का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। वह अपने अच्छे जीवन में जरूर कामयाब होगी। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की है, इसलिए सुबह वह अपने मायके चली गई है। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा देकर गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती है। रंजीत जल्दी से बैग को खोलता है। उसमें चुनरी और सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। रंजीत जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह हक खो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। रंजीत लेटर पढ़ते ही जोर जोर से रोने लगा। माँ, मैंने पूजा और आपके साथ बहुत गलत किया। आपने कंचन के असली चेहरे को पहचान लिया था, लेकिन मैं ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। मैंने पूजा के साथ जो किया गलत किया। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। कंचन के व्यवहार को देखकर मैं कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पूजा को खो दिया है। नहीं नहीं बेटे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस लेकर आ। रंजीत जल्दी से गाड़ी निकालकर पूजा को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। फिर एक टैक्सी में पूजा उसे जाती हुई दिखाई पड़ती है। रंजीत तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करती है। टैक्सी रुकती है और रंजीत पूजा से कहता है, पूजा मुझे बिना बताए जा रही थी।
पूजा रंजीत को देखकर हैरान थी। रंजीत ने अपनी बात दोहराई तो पूजा ने भी दो टूक जवाब दिया। तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। रंजीत ने पूजा पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। पूजा बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कही। यह देख रंजीत ड्राइवर को पैसे देते हुए पूजा का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बैठा लेता है। पूजा ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? रंजीत बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने, पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। रंजीत ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। पूजा ने रंजीत की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम पर टिका होता है और तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ। रंजीत ने कहा, लेकिन पूजा मैं गलत था, मैंने असली प्यार की पहचान कर ली है। कंचन जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। पूजा से माफी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो प्लीज। यह कहते हुए उसने गाड़ी कंचन के घर की तरफ मोड़ दी। पूजा ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं लगता है। रंजीत बोला, हाँ, लेकिन मैं कंचन के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उससे तुम्हारे सुहाग की चूड़ियां वापस लेने के लिए। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। रंजीत सुहाग की चूड़ियां लेने के लिए कंचन के घर पहुंचता है और देखता है कि अंदर ठहाकों की खूब आवाज आ रही है। रंजीत अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा है जैसे अंदर उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। इसलिए वह बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर झांकता है तो देखता है कंचन अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर पूजा की सुहाग की कांच की चूड़ियां रखी हैं। कंचन की मां हाथ में पूजा के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां उठाते हुए कहती है, समय तो लगा लेकिन माल तो हाथ आया। कंचन बोली, वह पूजा बेवकूफ लड़की है, कांच की चूड़ियों के साथ साथ ये सोने की कंगन और सोने की चूड़ियां भी दे गई। वह कैसे रो रो कर मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल होते हैं। उसकी मां ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? रंजीत से भी तो ऐसे ही इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। रंजीत बहुत भोला है, बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब में से पैसा निकाल लो। वहां बैठे सभी लोग रंजीत पर हंसते हैं। कुर्सी पर बैठा लड़का बोला, पर उसके माँ बाप तो चालाक हैं, तुम्हारे झांसे में नहीं आए। जल्दी से जात पात का बहाना बनाकर रिश्ता नहीं होने दिया और अपने पसंद की लड़की से शादी करवाई। यह तो कंचन की गलती से हुआ, उसे सब मालूम कर लेना चाहिए था। कंचन बोली, अरे तू चिंता मत कर राजीव, आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद और उसके सारे रुपयों पर मेरा ही हक होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगा के हंसते हैं। सोफे पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। फिर कंचन दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है? दूसरी लड़की कुछ कहती, इससे पहले ही उसका ध्यान रंजीत पर पड़ गया। रंजीत को देखते ही अंदर बैठे लोग घबरा गए। रंजीत भी उनकी बातों को सुनकर आश्चर्य सा खड़ा था। उसे कंचन से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी
न कभी उस पर शक किया। वह उसे सच्चे दिल से चाहता था और वह उसके लिए सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया था। रंजीत समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। वह कंचन से कहता है, वह तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियां देना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां वापस लेने आया हूँ। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक करके मेरी जायदाद पाने के लिए मेरे साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। अचानक रंजीत को सामने देखकर कंचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पोल खुलते देखकर वह घबरा गई थी। उसने घबराहट छिपाते हुए कहा, रंजीत तुम बैठो, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो बस यूं ही। फिर रंजीत ने कंचन की बात काटते हुए कहा, कंचन मेरी पत्नी की चूड़ियां मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। कंचन को रंजीत की बातों का कोई असर नहीं होता। वास्तव में वह सोने की चूड़ियां वापस नहीं करना चाहती थी। फिर कमरे में मौजूद कुछ लोग रंजीत को पकड़कर अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। रंजीत किसी तरह अपने आप को उनके चंगुल से छुड़ाकर बाहर गाड़ी की तरफ आता है और पूजा को जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। पूजा घबरा कर रंजीत से पूछती है कि ऐसा कंचन के घर क्या हो गया कि पुलिस को फोन करना है। रंजीत गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, जितना कह रहा हूं उतना करो, जल्दी से फोन लगाओ। लेकिन तब तक कंचन और उसके लोग रंजीत तक पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन तब तक पूजा पुलिस को फोन मिला चुकी थी। बड़ी चालाकी से कंचन से बात करते हुए पुलिस को किस इलाके में वह बदमाशों के चंगुल में फंसे हुए हैं इसकी जानकारी पुलिस को दे देती है। वह लोग रंजीत को गाड़ी से जबरदस्ती से बाहर निकालते हैं। राजीव नाम का लड़का रंजीत के गले पर चाकू रखते हुए कहता है, तुम्हें चुपचाप बिना शोर किए घर के अंदर चलना होगा। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। कंचन पूजा के हाथ को कसकर पकड़े हुए है, घर के अंदर लेकर जा रही थी। तभी पूजा का ध्यान उस लड़के पर जाता है जो रंजीत के गले पर चाकू लगाए खड़ा था। वह बिना देरी किए बड़ी फुर्ती से कंचन से अपने आप को छुड़ाते हुए उस लड़के पर टूट पड़ती है। अचानक हुए हमले से वह लड़का लड़खड़ा गया और मौका देखकर रंजीत भी लड़के पर टूट पड़ता है और पकड़ लेता है। इतने में आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मामला बिगड़ता देख कंचन और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन पूजा कंचन को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी आ जाती है और पुलिस रंजीत से पूरा मामला जानकर कंचन और उसके परिवार को हिरासत में लेती है और कंचन की मां से कहती है, अपने बेटियों से यह सब कराते तुम्हें शर्म नहीं आती। कंचन कहती है, यह मेरी मां नहीं है, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। इनकी बेटी मेरी सहेली है। सहेली के परिवार में बेटी की तरह रहती हूँ, इसलिए लोग हमारी वास्तविकता पर शक नहीं करते और आसानी से हमारे झांसे में आ जाते हैं। पुलिस कंचन के मुंह से उसके जालसाजी के कारनामे सुनकर हैरान होती है। फिर पुलिस ने कंचन से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। कंचन ने बताया कि मेरे पिता स्कूल में मास्टर हैं, वह गांव में रहते हैं। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर में आई तो कॉलेज में मुझे सभी बहन जी कहने लगे, लेकिन मेरी पहचान फाइनल ईयर की स्टूडेंट प्रीति से हुई। उसने मुझे मॉडर्न बनाने के लिए
गलत रास्तों पर डाल दिया। महंगी ड्रेस और मेकअप जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर वो काम करती जो नहीं करने चाहिए थे। माँ बाप भी मेरी हकीकत जान चुके थे। उन्होंने मुझे वापस गांव जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मुझे ज़िंदगी रास आने लगी थी और मैं प्रीति के साथ रहने लगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ और नौकरी करती हूँ। लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठ कर दूसरे शहर चली जाती हूँ। समाज में लोग बदनामी होने के डर से कभी मेरी पुलिस कंप्लेंट नहीं करते, लेकिन आज पूजा के कारण मैं तुम्हारे गिरफ्त में हूँ। दरोगा ने कहा, यह सब करते हुए क्या कभी तुम्हें बुरा नहीं लगा? कंचन ने कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जब इस सदी के आधुनिक लोग रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं, माँ बाप की सोच को पुरानी कहकर, अपने को सर्वोच्च समझकर उनके संस्कारों का मजाक उड़ाते हैं और खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हमारे जैसे लोगों के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। पूजा कंचन की बातें सुनकर कहती है, कंचन, आधुनिक होना बुरा नहीं है, तकनीकी विकास भी सही है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुराई के रास्ते पर जाना गलत है। यदि हर महिला आधुनिक दिखाने के लिए इंसानियत भूल जाए और बुराई के रास्ते पर चल पड़े तो संसार का क्या होगा? समय के साथ विचार बदल सकते हो, पुरानी रूढ़वादी परंपराओं को बदलो, पहनावा रहन सहन भी बदलो, लेकिन संस्कृति और अपने अच्छे संस्कार बदलना यह तो ठीक नहीं। इन्हों बदल लिया तो जीवन में सुकून के लिए भटकते ही रहोगे। कंचन बोली, अब तुम मेरी माँ की तरह भाषण मत दो। मेरा लौटना नामुमकिन है। मुझे ये सब बातें दरियानूसी लगती हैं। ए दरोगा, तुम भी इसकी पुरानी बातें ध्यान से सुन रहे हो? थाने लेकर नहीं जाना क्या? पूजा ने फिर एक बार कंचन को समझाते हुए कहा, रिश्तों को निभाने के लिए हमें पुरानी सदी के संस्कार अपनाने पड़े तो क्या बुराई है? कंचन ने पूजा से कहा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारा पति सब हक मुझे दे चुका है जो एक पत्नी के होते हैं, फिर भी तुमने अपने पति को माफ कर दिया। पूजा ने हंसते हुए कहा, तुमने यह बात कहकर यह साबित कर दिया कि तुम पुराने विचारों की हो। जिसमें पति या पत्नी से भूल हो जाए तो उसे दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। कंचन, मैं आज के जमाने की हूँ, लेकिन अपने देश की संस्कृति को नहीं भूली हूँ। यदि कोई अपना राह भटके जाए तो उसे सही राह दिखाना हर इंसान का फर्ज है। कंचन मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं, तुम्हारे ख्यालात की हो। रंजीत का समय तो अब तुम्हारे साथ सत्संग में ही कटेगा। पुलिस कंचन को लेकर जाने लगती है तो रंजीत कहता है, रुकिएगा दरोगा साहब, इसके पास मेरी अमानत है, वह मुझे वापस चाहिए। दरोगा कंचन की तरफ देखता है और कहता है, जो भी इनकी अमानत है उन्हें वापस दीजिए। कंचन कहती है, मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। कल तुम मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां ले आई थी। वह तुम्हारी जैसी महिलाओं के लिए नहीं है जो आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की बलि चढ़ा देती हैं। कंचन झल्लाते हुए बोली, ज्यादा ज्ञान मत दो समझे। वह कांच की चूड़ियां मेरे किस काम की हैं? मुझे तो उसमें सोने की चूड़ियां ही चाहिए थी, इसलिए उसे उठा लिया था। मैं आज की नारी हूँ। ये सुहाग, शादी, संस्कार, ये सब ओल्ड फैशन है। पूजा ने कहा, तुम्हारे लिए उसकी कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए कांच की चूड़ियों की कीमत दुनिया भर के खजाने से अधिक है। कंचन फिर बेशर्मी से हंसी और पूजा से कहा, तुम्हारा खजाना घर के अंदर है, जाओ ले लो। दरोगा रंजीत के साथ कंचन के घर के अंदर जाता है और पूजा की अमानत रंजीत के हवाले करता है। रंजीत कंचन को हथकड़ी में देखकर मन में सोचता है, ये पुराने और नए संस्कार में क्या फर्क है? माँ बाप की सेवा न करना, उनकी अच्छी सीख नकार देना आधुनिकता है। पति या पत्नी से
कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के बजाय रिश्तों को तोड़ देना क्या आधुनिकता है? आधुनिकता के नाम पर हम किस अंधी दौड़ में हैं? पूजा रंजीत को गंभीर देखकर पूछती है, आप किसी गहरी चिंता में हैं क्या? मैं सोच रहा था, हर नई सदी के नौजवान पुरानी सदी को दरियानूसी करते हैं, तो हमारे बच्चे तो हमें बहुत ज़्यादा दकियानूसी कहेंगे। पूजा ने हंसते हुए कहा, सदियां कितनी भी नई आ जाएं, आधुनिक वेशभूषा तकनीकी का विकास ही होगा, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति बदल नहीं सकती है। हाँ, कुछ लोग आधुनिकता के नाम पर भटक जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग संस्कृति को कायम भी रखेंगे। घर पर रंजीत के माता पिता चिंता में बैठे थे। तभी पूजा और रंजीत आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। रंजीत बैग से चुनरी और सिंदूर निकालता है। उस पर सुहाग की चूड़ियां रखकर माँ से कहता है, माँ एक बार फिर से बहू को सुहाग पेटी देने की रस्म पूरी कीजिए। रंजीत की माँ अपनी बहू पूजा को सामने बैठाकर कहती है, मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। और फिर रंजीत अपने हाथों से चूड़ियां पहनाकर और सिंदूर लगाकर पूजा को चुनरी ओढ़ाता है। पूजा चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक भारतीय संस्कारी औरत कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। और फिर रंजीत वहीं बैठकर रोने लग जाता है और कहता है, मैंने कितनी बड़ी गलती की थी जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दो पूजा। और फिर पूजा सारी बातें भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।